Hello, good morning, and welcome to the lecture on Doctrine of Notice by Focal Point Law Classes and Research Center. In this lecture, we are going to cover the entire topic of the Doctrine of Notice. तो चलो देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन से सब टॉपिक्स कवर करेंगे। वो सब टॉपिक्स है नंबर 1, द मीनिंग ऑफ नोटिस। नोटिस ये वर्ड का हम लीगल मीनिंग समझेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ नोटिस, दैट इज एक्चुअल नोटिस एंड इम्प्लाइड नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस कौन से केसेस में अप्लीकेबल होता है, और वो केसेस है willful absentation from enquiry, gross negligence, registration, actual possession and notice to agent is notice to principal। इसके अलावा हम काफ़ी सारे केस लॉज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे नोटिस ये शब्द का लीगल मीनिंग समझ के। आई एम श्योर कि आप में से कई लोग फोर व्हीलर चलाते होंगे और आपने फोर व्हीलर चलाते समय सड़क पे काफी सारे ट्रैफिक साइंस देखे होंगे। ये जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, इट इज वन फॉर्म ऑफ ए नोटिस विच इज पुट अप बाय द गवर्नमेंट। तो मेरा एक सवाल है आपके लिए कि भला ये साइंस का मकसद क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पुटिंग अप ऑल दोज साइंस ऑन द रोड? आंसर इज वेरी इजी। ये साइंस लगाने का एक ही मकसद होता है, एंड दैट इज आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी देना जिससे आपकी ड्राइविंग सेफ हो सके और एक्सीडेंट्स ना हो। तो कुछ पॉपुलर ट्रैफिक साइंस हमने हमारी स्लाइड में रिप्रोड्यूस किए हुए हैं जो आप सब जानते ही होंगे। तो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट साइन? द फर्स्ट साइन इज बिवेयर, सावधान रहिए, ध्यान से गाड़ी चलाए और सड़क पे ध्यान रखिए। व्हाट इज द सेकंड साइन? द सेकंड साइन इज टेलिंग यू टू स्टॉप योर व्हीकल। किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है पुलिस आपकी गाड़ी चेक कर रहे हैं, हो सकता है आगे माइनिंग चल रहा है और ब्लास्ट डेंजर है, कुछ भी हो सकता है। सो द सेकंड साइन इज टेलिंग यू टू स्टॉप। अब बताए तीसरा साइन क्या है? तीसरा साइन है स्कल और क्रॉसबोन्स। पूरी दुनिया जानती है कि स्कल और क्रॉसबोन्स का मतलब है आगे जाके मौत का खतरा हो सकता है। एंड फाइनली आखिरी वाली साइन देखिए। आखिरी वाली साइन तो आप सब लोग जानते हैं और आप सब लोग इग्नोर भी करते होंगे। सो द लास्ट साइन इज नो एंट्री, आगे जाना मना है फॉर वॉट एवर रीजन। सो अब आप मुझे बताएं कि इस साइंस का मकसद क्या है? इट इज टू गिव सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन to you so that you remain safe and you do not meet any accidents. Similarly, legal context में नोटिस का मकसद होता है आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी देना जिससे आप सेफ रह सके और आप जो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो। सो दिस वाज द लीगल मीनिंग ऑफ नोटिस, which is to give you specific information which might help you prevent getting into any financial hardship or which may make the transaction smooth। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, नोटिस ये शब्द का लीगल मीनिंग होता है टू बिकम अवेयर ऑफ और टू गेन नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक फैक्ट। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का इस्तेमाल कहां पे होता है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस? तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस इज यूज्ड to determine the rights and liabilities of parties which are involved in unconscionable transactions। तो आपका अगला सवाल ये होगा, रादर ये होना चाहिए कि what are unconscionable transactions? Simply speaking, unconscionable transactions are transactions which go against business ethics। business ethics के खिलाफ जो transactions होते हैं उनको कहा जाता है unconscionable transactions। Okay? So, what are a few examples of unconscionable transactions? आप मुझे कहेंगे कि examples के साथ समझाइए। तो the first example is एक ही मकान दो या दो से ज्यादा लोगों को बेचना।
दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। और एक एग्जाम्पल है एक ही मकान के ऊपर दो बैंकों से कर्जा उठाना। दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस। एंड फाइनली ये सवाल उठता है कि ये डॉक्ट्रिन आया कहां से? व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन? हु डेवलप्ड इट? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? तो इसका आंसर है द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी in England, which existed before 1875, have developed this doctrine of notice. इंग्लैंड में 1875 के पहले दो किस्म के कोर्ट्स हुआ करते थे। दे वर कोर्ट्स ऑफ इक्विटी एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ। 1875 के बाद दोनों कंबाइन हो गए एंड नाउ in England and in India there is just one court or one type of court, which is the court of law and equity. So the doctrine of notice was developed by the courts of equity in England. आगे बढ़ने से पहले हम एक लीगल प्रिंसिपल समझ लेते हैं और वो प्रिंसिपल है कैवियाट एम्प्टर। तो आप मुझे पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कैवियाट एम्प्टर? सो दिस इज अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बायर बीवेयर। According to this principle, a person who is interested in purchasing any property must make enquiries regarding that property, and failure to make enquiries leads to the imposition of constructive notice of any fact which was ascertainable by inquiry or by inspection of registered documents. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टी को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूछताछ करना अनिवार्य है। अगर वो पूछताछ ना करे तो ऐसी कोई भी चीज जो पूछताछ से पता चल सकती है या वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर पता चल सकती है, द कोर्ट्स एज्यूम दैट द प्रोस्पेक्टिव बायर नोज ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कोर्ट्स ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो नेक्स्ट बायर है उसको पहले वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी है। क्यों? क्योंकि पूछताछ करना हर प्रोस्पेक्टिव बायर का फर्ज बनता है। आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि नोटिस ये शब्द का लीगल मीनिंग क्या होता है। हमने ये भी देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। What is the practical application of the doctrine of notice? हमने ये भी देखा कि doctrine of notice आया कहाँ से? What was the origin of the doctrine of notice? And finally, अब तक हमने ये देखा कि caveat emptor या buyer beware ये शब्दों का significance क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोटिस दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअल नोटिस and the second one is constructive or implied notice. तो चलिए जानते हैं एक्चुअल नोटिस होता क्या है। समझो आप कोई मकान खरीदने चले गए और आप मकान के मालिक से बात कर रहे और आपने उसको सवाल पूछा कि पहले किसी के साथ इस मकान के सिलसिले में एग्रीमेंट टू सेल हुआ था या नहीं, और आपको जवाब मिलता है कि हाँ, इसी मकान के सिलसिले में पहले एक पार्टी के साथ हमारा एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। तो आपको इस बात की नोटिस है कि उस मकान के सिलसिले में पहले किसी आदमी के साथ एग्रीमेंट टू सेल हो रखा है। दिस इज नोन एज एक्चुअल नोटिस। आपने पूछताछ की और आपको डायरेक्टली कोई जवाब मिला। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल नोटिस व्हेन यू एक्चुअली आर अवेयर ऑफ अ फैक्ट and you become aware of that fact during the course of business. तो चलिए अब पता लगाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। एक्चुअल नोटिस के मुकाबले कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझना थोड़ा सा डाइसी है, तो ध्यान दीजिए। समझो आप वही मकान खरीदने उस मकान के मालिक के पास चले गए और आपने पूछा कि इस मकान के सिलसिले में किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है या नहीं, और आपको जवाब मिलता है कि नहीं, इस मकान के सिलसिले में आपके साथ पहली बार
ट्रांजैक्शन हो रहा है और पहले किसी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, पर आप ये नोटिस करते हैं कि उस मकान में ओनर की जगह कोई दूसरा आदमी अभी रह रहा है और उस दूसरे आदमी से आप पूछताछ करते हैं कि भाई तुम किस हक से इस मकान में रहते हो, तुम्हारा क्या हक है इस मकान पर, घर मालिक के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है? और वो आदमी आपको जवाब देता है कि हाँ, हमारा तो एग्रीमेंट हो रखा है, आप कौन होते हो हमें पूछने वाले? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पूछताछ करके आपको जो बात पता चल सकती थी वो आपको पता है ऑलरेडी, ऐसे कोर्ट आपको ट्रीट करेगा। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस कौन से केसेस में अप्लीकेबल होता है ये आगे जाके देखेंगे। तो चलो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी हुआ करते थे, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस डेवलप किया है। तो चले अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है या इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है। इसका लीगल इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी आदमी को पूछताछ करके कोई बात पता चल सकती है या टाइटल डीड या जो डॉक्यूमेंट होता है वो पढ़ के कोई बात पता चल सकती है, तो कोर्ट ऐसे एज्यूम करेगा कि उस आदमी को वो बातें पहले से पता है, हालांकि उसको एक्चुअली वो बातें पता ना हो। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से केसेस में ये डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होता है। कौन से केसेस में कोर्ट्स ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक आदमी को कुछ बातें पहले से पता है। तो दोज सिचुएशंस आर willful absentation from enquiry, gross negligence, registration, actual possession, and notice to agent is notice to principal। अब ये सब चीजें क्या है हम आगे जाके एक एक करके देखेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज विलफुल एब्सेंटेशन फ्रॉम enquiry। तो विलफुल एब्सेंटेशन फ्रॉम enquiry में दो शब्द इंपॉर्टेंट है, वो है विलफुल और एब्सेंटेशन। एब्सेंटेशन का मतलब होता है ओमिशन, नॉट डूइंग समथिंग और निग्लेक्टिंग टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है एब्सेंटेशन। और विलफुल का सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर समथिंग टू अमाउंट टू विलफुल एब्सेंटेशन फ्रॉम enquiry, it must show lack of bona fides on part of the purchaser. Mere negligence is not enough. The perfect case in point for willful absentation from enquiry is the case of Alwar Chetty and Jagannath. Please note that this was a pre-constitutional case which was decided in the year 1928. मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और ध्यान से दिए हुए फैक्ट्स पढ़िए। It is very important to understand the facts in all property law cases। अगर आपने फैक्ट्स ठीक से पढ़ लिए तो आपको सवाल होगा कि व्हाट इज वेंडर्स लीन। तो लीन ये शब्द का मतलब होता है द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर until the debt owed by that person has been repaid। अब आगे देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ। व्हाट वाज द डिसीजन रीच्ड बाय द कोर्ट्स। तो जैसा कि हमने देखा, बी वाज सपोज टू डिस्चार्ज सर्टन डेट्स ओड बाय ए टू एस एंड के। बी डिड नॉट डिस्चार्ज एनी ऑफ दोज डेट्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बी created 2 mortgages against the property. One was a registered mortgage and the second one was an equitable mortgage. Now, the issue before the courts was whether the bank had notice of A's equitable lien, that is vendor's lien for unpaid purchase money, or whether the bank's mortgage had priority before A's equitable lien. So,
What was decided in this case? In this case, it was held that if the plaintiff had inspected the title deed, that is, the title document produced by B, he would have known that the part of purchase price yet remained unpaid. इसका मतलब है कि अगर बैंक वाले बी के टाइटल डीड्स ठीक से पढ़ते तो उन्हें पता लगता कि बी ने पूरा परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ है. Therefore, the plaintiff, that is, one of the bank, must be held to have constructive notice of A's charge. कोर्ट्स ने ऐसा अज्यूम किया कि बैंक को यह पता था कि ए का इस प्रॉपर्टी पे अभी भी लीन है. Therefore, A's charge takes priority over the mortgage of the bank. जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है. ग्रॉस नेग्लिजेंस ये शब्द 3 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है. क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में, टॉर्ट लॉ के कॉन्टेक्स्ट में और प्रॉपर्टी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में. इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विथ ग्रॉस नेग्लिजेंस ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस. तो क्या होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस और कब ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ ऐसा कोर्ट्स एज्यूम करते हैं. ग्रॉस नेग्लिजेंस इज डूइंग समथिंग दैट एन ऑर्डिनरी person would not do in the course of a business or failing to do something that an ordinary person would have done while conducting business. तो ऐसी कोई भी चीज करना जो करनी एक्सपेक्टेड नहीं है या ऐसी कोई भी चीज ना करना जो करनी एक्सपेक्टेड है, ऐसे एक्शंस को ग्रॉस नेग्लिजेंस कहा जा सकता है. सो ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल एब्सेंटेशन में क्या फर्क है? विलफुल एब्सेंटेशन में सिर्फ ओमिशन होता है, आप कोई भी एक चीज नहीं करते हो. ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, आप कोई भी चीज इधर करते हो जो करनी नहीं चाहिए या नहीं करते हो जो करनी चाहिए. दिस मीन्स दैट इट इंक्लूड्स बोथ actions and omissions. On the other hand, willful absentation only includes omissions. और in case of willful absentation, जैसा कि हमने देखा, बोनाफाइड्स नहीं होते. इन केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लैक ऑफ बोनाफाइड्स की जरूरत नहीं है. बोनाफाइड ट्रांजैक्शन में भी ग्रॉस नेग्लिजेंस हो सकता है. तो चलिए आगे देखते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस कौन से केसेस में होता है. देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू डिटरमिन वेदर और नॉट अ कंडक्ट अमाउंट्स टू ग्रॉस नेग्लिजेंस और नॉट. इट मस्ट बी डिटरमिन्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड रूल नहीं है कि हाँ बाबा एक चीज ऑलवेज ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है. केस बाय केस डिसाइड करना होता है कि वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन और एन ओमिशन अमाउंट्स टू ग्रॉस नेग्लिजेंस और नॉट. तो चलो केस लॉ देखते हैं. जैसा कि हमने देखा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक कंडक्ट या ओमिशन ग्रॉस नेग्लिजेंस होता है या नहीं होता है. वेदर और नॉट समथिंग अमाउंट्स टू ग्रॉस नेग्लिजेंस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन अ केस टू केस बेसिस. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है. देयर इज सम गाइडेंस अवेलेबल टू डिटरमिन वेदर और नॉट समथिंग इज ग्रॉस नेग्लिजेंस or not. For example, in the old case of Chaturbhuj and Mansukram, it has been held that neglecting to inspect the title deeds of an adjoining property is not gross negligence. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर कोई बैंक कस्टमर की बातों में आकर उसे टाइटल डीड्स इक्विटेबल मॉर्गेज डिस्चार्ज हुए बिना सरेंडर कर देता है तो बैंक ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है. इफ द बैंक सरेंडर्स द टाइटल डीड्स टू अ कस्टमर विदाउट डिस्चार्ज ऑफ द इक्विटेबल मॉर्गेज, द बैंक इज गिल्टी ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस. This was the decision of the court in the case of Lloyds Bank and P.F. Gusdar and Company, which was decided way back in 1929. Now let us start with constructive notice in case of actual
possession. A prospective buyer is bound to make enquiries from a person who is in actual possession of the premises or the house that he intends to buy. If he does not make such enquiries, the buyer shall be fastened with notice of the title of the occupier, if any, and he shall take the property subject to the title of the buyer. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि हमने पहले देखा, समझो आप कोई मकान खरीदने जाते हैं और आपको ऐसा समझ में आता है कि मालिक की जगह दूसरा ही कोई उस मकान में अभी रहता है, तो आपका फर्ज बनता है उससे पूछताछ करना कि भाई तुम इस मकान में कौन से हक से रहते हो, तुम्हारा इस मकान पे कोई हक है, क्या तुमने घर मालिक के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है। और अगर आप ऐसी पूछताछ नहीं करते हो तो एज एंड व्हेन यू बाय द प्रॉपर्टी यू टेक दैट प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द टाइटल ऑफ द ऑक्यूपायर इफ एनी। मतलब जब भी आप वो मकान या प्रॉपर्टी खरीदोगे, जो एक्चुअल ऑक्यूपायर है उसके राइट्स को प्रायोरिटी होगी और आपके राइट्स को प्रायोरिटी नहीं रहेगी। दिस इज द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाय एक्चुअल possession. For this rule to apply, there are certain conditions which must be satisfied, and we shall look at those conditions in the next slide. What are the conditions which must be satisfied for imposition of constructive notice by actual possession? There are 4 conditions which must be satisfied. Number 1, someone other than the owner must be in possession of the property. Number 2, the possession must be actual possession and not symbolic possession or constructive possession. Number 3, the possession must be lawful possession. This doctrine is not applicable if the occupier is a trespasser or he is an encroacher. And finally, number 4, the last condition is that the occupier must be in possession of a significant portion of the property. As we shall see in the next few slides, if the occupier is in possession of only a fraction of the property, no constructive notice is imposed by the reason of actual possession. Now, let us look at some important cases pertaining to constructive notice by actual possession. तो पहला केस है राम निवास एंड बानो विच वॉज डिसाइडेड इन द ईयर 2000। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज कर दीजिए और दिए हुए फैक्ट्स ध्यान से पढ़िए। सो बेसिकली वाई सोल्ड द शॉप टू 2 people, that is X and Z, at the same time. So this was an unconscionable transaction. Y ने पहले X के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, फिर X से पैसा उठाया और आखिरी में वही शॉप Z को बेच दिया। So when X filed a suit for specific performance, Z resisted the suit. So कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? First of all, X was in possession of the shop. Since X was in possession of the shop, Z का फर्ज बनता था कि वो X से पूछताछ करे और उससे पता लगाए कि उसका कोई टाइटल था वो शॉप पे या वो सिर्फ एक किराएदार था। Z ने X से कोई पूछताछ नहीं की थी। Therefore, Z पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग गया X के टाइटल का और इसीलिए Z's title was held to be subordinate to X's title. कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाय एक्चुअल पोजेशन का और एक केस देखते हैं जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड हाजी मोहम्मद ईसा। पॉज द वीडियो एंड रीड द फैक्ट्स। इन शॉर्ट, एक प्रॉपर्टी थी जिसमें 7 अलग अलग मकान थे। बी वॉज वन ऑफ द टेनेंट्स। प्रॉपर्टी के ओनर ने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सी को बेच दिया। नाउ बी claimed that he had entered into an agreement to sell with the property owner, and since he was in actual possession of a house, C, that is the next owner, was bound to make enquiries from him.
So, what was the decision of the court? In this case, it was held that C was not bound to make enquiries from all the tenants who were in possession of only a fraction of the house. Therefore, the position of law is that a prospective buyer is not duty bound to make enquiries from a tenant who is in possession of only a small fraction of the property. Let us start with the subtopic of imposition of constructive notice due to registration. Before we start with this subtopic, एक जरूरी सूचना, जब भी कभी आप प्रॉपर्टी लॉ पढ़ रहे हो तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ने से आपका काम नहीं होगा। दो और एक्ट है जो आपको पढ़ने जरूरी है। नंबर 1 आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना होगा और नंबर 2 आपको स्टैंप एक्ट पढ़ना होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट का यूज क्या है? व्हाई इज रजिस्ट्रेशन एक्ट एसेंशियल? रजिस्ट्रेशन एक्ट से आपको ये पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करना कंपलसरी है और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ना करें तो उसका अंजाम क्या होगा। ये सब बातें आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट से पता लगेगी। और स्टैंप एक्ट आपको बताएगा कि कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पे सरकार कितना स्टैंप ड्यूटी चार्ज करती है। सो दिस वाज अबाउट रजिस्ट्रेशन एक्ट and Stamp Act. Now we will get back to the subtopic. So there are certain conditions which must be fulfilled for imposition of constructive notice by the reason of registration. There are 3 conditions. Those conditions are: number 1, all the formalities which are required to be followed by the Registration Act for registration of a particular document have been followed. Number 2, the details of the transaction have been registered according to section 55 of the Registration Act, and details of the transaction have been entered into the appropriate index which is required to be kept under section 51 of the Registration Act. अब ये सब indexes क्या है, section 55 और section 51 क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर लेंगे लोकल लैंड लॉस पर। फॉर नाउ ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई एंड रिमेंबर दीज 3 कंडीशन। सो लाइक वी सॉ राइट नाउ, द रजिस्ट्रेशन एक्ट रिक्वायर्स दैट सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स must be mandatorily or compulsorily registered, and the Registration Act also prescribes the consequences for non-registration of certain documents. So naturally, constructive notice will only be imposed if the registration of a document is compulsory. If registration is not compulsory, there will be no constructive notice. अगर registration compulsory नहीं है तो constructive notice का सवाल पैदा नहीं होता है। तो आप मुझे पूछेंगे कि what are some of the examples where registration is not compulsory? इसका आंसर है number 1, any instrument which is below the value of rupees 100, it is not compulsory to register such instruments. और एक एग्जाम्पल है will. Wills are not required to be registered by the Registration Act. It is always a good idea to register your will to avoid disputes between the family members after your death. However, registration of a will is not compulsory. Another example where registration is not compulsory is partition deed. जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसका अगर पार्टीशन डीड करना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फॉर एन इंस्ट्रूमेंट विच इज बिलो रुपीज 100, फॉर अ विल, फॉर अ पार्टीशन डीड ऑफ co-parcenary property, registration does not lead to imposition of constructive notice because registration is not compulsory for these instruments. So let us start with the final subtopic of this lecture, that is notice to agent is notice to principal. Now मैं assume कर रहा हूं कि आपने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा था। Therefore, right now I am assuming that you know what an agent is and what a principal is and what is the rough nature of their relationship with each other. So according to explanation 3,
to Section 3 of the Transfer of Property Act 1882, notice to agent is notice to principal if the agent acquires that notice during the course of agency. However, if the agent fraudulently conceals the fact that he has received notice of a particular fact, the principal shall not be fastened with the notice. So, certain specific conditions must be satisfied before the imposition of constructive notice on the principal, and those conditions are: number 1, the notice must have been obtained in the course of agency. Number 2, the agent must have received that notice in his capacity as an agent of the principal and not as a private individual. Number 3, the notice received must be related to the agency business and not otherwise. And finally, number 4, the most obvious condition is that the agent should not have fraudulently concealed the fact that he has received the notice of a particular fact from the principal. Naturally, अगर एजेंट प्रिंसिपल से ये बात छुपाता है कि उसे कोई सर्टन फैक्ट पता चली है, so how will that lead to the imposition of constructive notice on the principal? You cannot know something which has been concealed from you or which has not been told specifically to you. Therefore, the 4 conditions are: the notice has been received in the capacity as an agent, the notice has been received during the course of agency, the notice relates to the agency business, and finally, the notice has not been concealed from the principal by the agent. And with that, we have finished with the final subtopic of this lecture. I am confident that you have understood all the situations and all the cases in which constructive notice is imposed on a particular person. Thank you for watching. After watching all of this video, I am confident that you have properly understood the topic of the doctrine of notice. If you want to watch more revision videos every week, the best thing you can do right now is like this video and subscribe to my channel. I shall see you next week. Till then, goodbye. Jai Hind, Jai Samvidhan.